कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आदरणीय वाजपेयी जी। मित्रों, अंतिम वक्ता होने की कुछ कठिनाइयां होती हैं। एक तो यह है कि उसको धैर्य पूर्वक दूसरों के लंबे लंबे वक्तव्य सुनना पड़ते हैं और उसका मन महसूसता रहता है कि इसमें मेरा समय घट रहा है। तो बहरहाल कवियों को ये सुविधा प्राप्त है कि वो संक्षेप में भी अपनी बात कहें और जरूरी हो तो वाग विस्तार भी कर दें। जब ये पुस्तक मेरे पास आई तो अब मैं उन धवल केशियों में से हूँ जिनके पास हर डाक में एक न एक कविता पुस्तक आती है। तो एक तरफ तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि इतनी कविता संग्रह छप रहे हैं और दूसरी तरफ उसमें से लगभग 90% कूड़ा होते हैं, लेकिन उनको कूड़ेदानी में फेंकने में मुझे एक कवि संकोच होता है। तो इसलिए उनकी संख्या बढ़ती जाती है, उनको पढ़ने का विशेष उत्साह नहीं होता। कविता और कहानी में एक बुनियादी अंतर ये है, या उपन्यास में भी, कि कविता तो आप 10-12 पंक्तियां पढ़िए तो समझ में आ जाती है, खराब है छोड़ दीजिए। उपन्यास ससरा 50 पृष्ठ पढ़ने के बाद पता चलता है कि खराब है, और कहानी लगभग 3/4 पढ़ जाइए तब पता चलती है खराब है। तो इसलिए कविता का एक गुण है कि वो अपनी खराबी जल्दी ही प्रकट कर दी। तो ये जब पुस्तक आई तो मैंने इसके थोड़ा उल्टा पुल्टा, तो मुझे लगा कि ये कुछ शायद ध्यान देने योग्य है। और मैंने जो ध्यान दिया, ऐसी चीज़ें हमारी कविता से गायब हैं जिन 40 वर्ष का जिक्र आनंद जी कर रहे थे। इसमें उदात्त गायब है, इसमें उदार भी गायब है, इसमें उज्ज्वल भी गायब है, इसमें ऊर्जस्वित भी गायब है। यानी ये शब्द ही हम इस्तेमाल में नहीं लाते, ना तो कविता का ये गुण माना जाता है, ना कविता में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो अव्वल तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कम से कम एक कवि ने उदात्त का, उज्ज्वलता का और ऊर्जस्विता का पुनर्वास करने की चेष्टा की है, जो ये कविता है। अब इसके इतनी लंबी कविता लिखी है तो बहुत कठिनाई होती है। मतलब हम लोग जो छोटी कविता लिखते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी दृष्टि भी नहीं होती। छुट भइये हैं तो छुट भई दृष्टि होती है और छोटी कविता से काम चल जाता है। तो बहुत हुआ, जब लंबी होने लगती है तो फिर मन में संकोच होता है, खुदा जाने ये ठीक बैठेगी कि नहीं बैठेगी। अब इतनी 500 कितने पृष्ठ है इसमें? लगभग 500 पृष्ठ हैं। लेकिन कविता को आप उसके विमर्श से, जैसा कि या विमर्श के आशयों से भी जाना जा सकता है, जैसा कि उन्होंने कोशिश की। मैं जांचता हूं कि इस कविता में ज्ञान और संवेदन, यानी जो हमारे मुक्तिबोधियन पद हैं, ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक ज्ञान, यानी संवेदना कितनी है, ज्ञान से मुझे बहुत ज़्यादा निस्बत नहीं है। ज्ञानी लोग होते हैं, अपन नहीं हुए, तो कवि हैं, तो इसलिए संवेदना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा, मैं निहारिकाओं के चरित्र को लेकर चिंतित हूँ। आकाश गंगाओं का अपमान तो कठिन ही है मेरे लिए, सह नहीं पाऊंगा सौर मंडल का अपव्यय। धरती का दुख मुझे अंदर से तोड़ेगा, क्योंकि जो मैं इस सृजन का साक्षी हूँ, तो प्रतिवाद न करना ही सालेगा मुझे हर बार। अब सौर मंडल का अपव्यय, आकाश गंगाओं का अपमान, ये ऐसे पद हैं
जो हिंदी कविता में मैंने पहले नहीं पढ़े। अव्वल तो सौरमंडल ही नहीं पढ़ा, आकाश गंगा का कभी कभी मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो भटकने के अर्थ में अधिकतर। सौर चक्र कामायनी में आया हैं? है। सौर चक्र में आवर्तन था, अरे प्रदक्षिणा का होता था। कामायनी सो अब कितनी साल पुरानी है। हम जो बात कर रहे हैं वो पिछले 30-40 साल की। अब कामायनी में तो बहुत कुछ आया है। कामायनी एक अद्भुत महाकाव्य है, इसमें क्या शक है। इच्छाओं के सम्मोहन में जलती हुई आत्माएं कनकलता में विस्मृत कंदुक खेल रही है। ऋषि सिंह को रोमपात तक पहुंचाने को चकित हिरण की शून्य तरल आंखों में झरते हैं केशर निष्पंद। थिर पलकों पर सटी भामिनी मृगमत संबोधन करती है मायावन में जल जाने का। कविता का एक काम याद करना है, कविता का दूसरा काम याद को बचाए रखना है, उसका तीसरा काम याद दिलाना है। एक